नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो यानी किरण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार देते हुए बीजेपी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। हर किसी का अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। घोषणा पत्र पर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ओर से ही बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं और इन सब के बीच अब कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, सवालिया निशान छोड़ दिया है और इस घोषणा पत्र को जिन्ना का घोषणा पत्र करार दे दिया है। वहीं कांग्रेस भी अब अपना पक्ष रख रही है। बयानबाजियों से बौखलाई कांग्रेस मुस्लिम लीग से अपने नाते को पूरी तरीके से नकार रही है और आजादी की लड़ाई में अपने संघर्षों को भी गिनवा रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपने बयान से साफ स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रभावित बिल्कुल नहीं है। फिलहाल बयानबाजियों का दौर दोनों ओर से ही जारी है। वहीं अगर कांग्रेस बनाम मुस्लिम लीग के विवाद की जन्म यानी इसकी शुरुआत पीएम मोदी के उस बयान से हुई थी तो उन्होंने सहारनपुर में रैली के दौरान दिया था, जिसमें अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप बताई थी, जिसके बाद एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेता पीएम मोदी के बयान पर समर्थन देते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दे रहे हैं। फिलहाल क्या है ये पूरा विवाद और आखिर जिन्ना के घोषणा पत्र का क्या है पूरा सच, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। फिर हम मेहमानों पर जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं और घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अगर देखा जाए तो बीते दिनों पीएम मोदी के चुनावी दौरे के चलते सहारनपुर में हुई रैली में पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा और अपने संबोधन में कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से तुलना की, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बयानबाजी कर रहे हैं और इसे पूरी तरह से मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दे चुके हैं। जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। वहीं इस पूरे विवाद में अब कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी एंट्री हो गई है। लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ रहे और उसके बाद कांग्रेस से 6 साल के निष्कासन के बाद से ही आचार्य प्रमोद कृष्णम चर्चाओं में बने हुए थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद से आचार्य प्रमोद कृष्णम की कांग्रेस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है और अब एक बार फिर से अपनी पूर्व पार्टी पर उन्होंने बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्ना का घोषणा पत्र बताया। साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए राहुल को रावलपिंडी से चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखे हमले करते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की बर्बादी की वजह राहुल गांधी को बताया और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस बार बार भगवान राम का अपमान कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर गौर किया जाए तो सत्ता पक्ष अपने तर्क में कहीं न कहीं फिट बैठता दिखाई दे रहा है और इसकी वजह कुछ विशेष सुविधाएं और वो अधिकार हैं जो सिर्फ एक वर्ग तक ही सीमित हैं, जहां समानता लगभग खत्म होती दिख रही है। जोर सिर्फ मुसलमानों के विकास पर दिया जा रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष के कई नेता अपने बयान में बार बार सवाल उठा रहे हैं
और अब यहाँ सबसे बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से सामने आया है। इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र को लेकर चल रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने पूरी तरह मुस्लिम लीग से कांग्रेस के नाते को नकारा है और पीएम मोदी पर निशान साधते हुए उन्हें गुमराह बताया। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ का जवाब नहीं दे सकते। वो जवाब नहीं दे सकते कि 15 लाख 10 साल नहीं मिला है। वो देश के बिगड़े हालात पे नहीं बोल सकते, लद्दाख पे नहीं बोल सकते। तो उन्होंने एक नया जुमला फेंका है कि इस पर मुस्लिम लीग का प्रभाव है। मैंने तो पूरा पढ़ा है, एक बार नहीं कई बार, मुझे तो दिखा नहीं। लगता है लोगों ने उन्हें गुमराह कर दिया है, वो भी तो पढ़ नहीं पाए होंगे। मुस्लिम लीग से कांग्रेस का नाता नहीं है। हमने तो संघर्ष किया था जिससे देश में बंटवारे में कम से कम हिस्सा जा सके। पर क्या ये सही नहीं है कि इसी मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्रिमंडल में शामिल थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भूले नहीं होंगे ये लोग, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बंगाल और सिंध 2 राज्यों में शामिल थे उनके साथ। ये भी नहीं भूले होंगे कि इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी पाकिस्तान जिन्ना की मजार पर गए, फूल चढ़ाए और उन्होंने कहा सबसे सेकुलर आदमी थे जिन्ना। फिलहाल घोषणा पत्र पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि घोषणा पत्र पर छिड़ी इस जंग में कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच का संघर्ष आने वाले दिनों में और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। जिन्ना की पार्टी बताने का यहाँ पर दुस्साहस कर दिया है प्रमोद कृष्णन की। अगर मैं बात यहाँ पर करूँ कि जिन्ना के घोषणा पत्र जैसा ये घोषणा पत्र लग रहा है, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भाई रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए राहुल गांधी को। और ये पूरा जो घोषणा पत्र है पाकिस्तान से प्रेरित, कभी हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान आता है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है, फिर जेपी नड्डा जी भी जो है वो भी समर्थन करते हुए, और आप खरगे जी को भी देखिए इस तरफ से, वो भी अपने बचाव में कह रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई आपका वहाँ पर जो था, आप साथ में थे उनकी पार्टी के, आपने वहाँ पर सरकार बनाई थी, आखिर माने तो किसकी माने। इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए, अब तमाम जो गेस्ट हैं कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे, जिनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी की राय ली जाएगी, शुमारी की जाएगी कि भाई कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, और कितनी मामले में सच्चाई है, और ये इतना बड़ा आरोप दोनों तरफ से जो लगाया जा रहा है, कौन यहां पर सही है। मैं स्वागत करूंगा और अनुरोध करूंगा अभी तमाम जो गेस्ट हैं कि आपका ऑडियो जो है वो अनम्यूट आप रखिए ताकि कोई बाधा ना आए डिबेट में। मेरे साथ इस वक्त है अनिल गोयल, नेता भाजपा के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। योगेश्वर तिवारी जी हैं, इतिहासकार हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपकी आवश्यकता भी ज़्यादा है क्योंकि इतिहास का भी ये मुद्दा बनता है। और रमेश ठाकुर जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आरोप की शुरुआत जो है वो भाजपा की तरफ से की गई थी। तो अनिल गोयल जी, आखिर मुस्लिम लीग ही कह दिया गया, कांग्रेस की पार्टी के मैनिफेस्टो को उससे इंस्पायर्ड बताया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, फिर बीजेपी के तमाम नेता इसको मुस्लिम लीग तमाम एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है। क्या कारण थी, क्या वजह थी? पहले आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यहां पर ले लेते हैं, अगर नेटवर्क आपका ठीक है तो। अनिल गोयल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्यों मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है इनके घोषणा पत्र को कांग्रेस के? नहीं, आप घोषणा पत्र के अंदर देखें कि 9 बातें मुस्लिम लीग मुसलमानों के फेवर की बात करेगी। आप घोषणा पत्र देश का बना रहे हो, किसी धर्म विशेष का नहीं बना रहे हो। आपने सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये सारा चीज को पेश करा है। आप एक तरफ जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, उनके विषय में आपका घोषणा पत्र बिल्कुल चुप है कि वो क्या सनातन धर्म को गाली देने वालों का समर्थन करते हैं या उनका विरोध करते हैं। और उनको गठबंधन के मुख्य रूप से वो आपके गठबंधन में शामिल है। आप इनके अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहते हैं कि जो लोग उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से बिहार वालों को शौचालय साफ कहने वाले कहती हैं, उसके ऊपर उनकी क्या राय है। वो देश का भविष्य कैसे बने, देश का विकास कैसे बने, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस विषय पर उनकी कोई वो नहीं है। उनके तो सिर्फ और सिर्फ हमको मुसलमानों के वोट कैसे मिले,
हम जनता को उल्टे सुल्टे वायदे करके कैसे उनको लोग लुभाएंगे, वायदे करके उनको अपने साथ जोड़े, उनका देश हित कहीं नहीं है। इन सारे अंदर ये है कि हमारे परिवार का हित इसमें शामिल है। हम अपने परिवार के भ्रष्टाचार को किस तरीके से बचा सकते हैं, हम परिवार को, अपने परिवार को सत्ता में किस तरह ला सकते हैं, वो सारा घुमा फिरा करके इन्होंने अपने पर्सनल हित, इनके बजट के अंदर हम एक एक चीज को देखें, किसी भी चीज के अंदर देश हित शामिल नहीं है, परिवार हित शामिल है, पार्टी हित शामिल है, पर्सनल हित शामिल है। अभी इन्होंने कहा था दल बदल के लिए हम कानून लाएंगे। आप 2014 तक ये सत्ता में थे, इनको किसने दल बदल के लिए कानून लाने के रोका? आज जब इनकी पार्टी लगातार टूट रही है, आज इनकी पार्टी में लगातार बिखराव हो रहा है, आज इनकी पार्टी में लोग इनकी पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, तो आज इनको दल बदल विषय का ध्यान आ रहा है। इससे पहले इनको ध्यान नहीं आया जब दूसरी पार्टियों को कोई तोड़ते थे। तो मेरा कहने मतलब है, इनका जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ पार्टी अपने पर्सनल हित के लिए, परिवार हित के लिए, व्यक्ति विशेष के हित के लिए घोषणा पत्र है। देश की जनता के लिए, देश के लिए इनका कोई घोषणा पत्र नहीं। पर जो मुस्लिम लीग वाली बात यहाँ पर बार बार कही जा रही है वो क्यों? कि क्या केवल मुसलमानों के हित की बात करना या उन्हीं को वोट तुष्टीकरण की राजनीति? मुख्य आरोप क्या है, अगर एक लाइन में वो भी आप बताएं तो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, मुख्य आरोप ये है कि आप धर्म के आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। ठीक है। आप इस आधार पर घोषणा पत्र तैयार नहीं किए कि गरीब को मदद मिलनी चाहिए, जो लोग आवश्यक है उनको मदद मिलनी चाहिए। आप सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों को अपने फेवर में लाने के लिए इस तरह का घोषणा पत्र जारी करें। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आदेश भारद्वाज जी। आखिर आपके घोषणा पत्र की इतनी किरकिरी क्यों करी जा रही है भाजपा के द्वारा? भाई इतने सवालिया निशान उठाए गए, घोषणा पत्र का विरोध जरूर होता है, दोनों पार्टियां एक दूसरी करते हैं, लेकिन उसको मुस्लिम लीग से इंस्पायर बता दिया गया। लेकिन फिर जब आपके घोषणा पत्र को अगर पढ़ें भी, कुछ लाइंस अगर मैं उसमें देखूं, द कांग्रेस बिलीव्स दैट देयर इज नो प्लेस फॉर अथॉरिटेरियनिज्म और मेजोरिटेरियनिज्म। ये मेजोरिटेरियनिज्म बार बार इसमें ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? और अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ, बार बार अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज की बात की जाती है। ये बार बार क्या आप मेजोरिटेरियनिज्म, जो मेजोरिटी है, उससे क्या तात्पर्य हम निकालें कि भाई देश में जो बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक यानी कि हिंदू हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, ये रुक जाना चाहिए? क्या अगर उनकी हित की बात होती है तो क्या ये गलत है? इसीलिए तो कहीं ये आपके जो मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से इंस्पायर नहीं बता रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी आरोप लगा सकती है, किसी को कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें हमने 5 जो है न्याय दिए हैं। एक युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। जो युवा न्याय है, हर शिक्षित युवा की पहली पक्की नौकरी 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ये हर युवा जैसे ही पढ़ के बाहर निकलेगा, ये उसके लिए है। इंटर्नशिप 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की गरीब महिला को मिलेगा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये हिंदुस्तान की गरीब नारियों के लिए है। ये पता नहीं कहां से इनको पाकिस्तान का घोषणा पत्र लगता है। कर्ज माफी, जो हमारे किसान सालों साल धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते रहे और आज भी जो है सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार उनको दिल्ली तक नहीं आने देती। उनके रास्ते में कीले बिछा के, सड़कें जिस तरह से नक्सलिए खोदते हैं उस तरह से जेसीबी से सड़कें खुदवा के उनको आवाज दिल्ली तक नहीं आने देना चाहती, जबकि आज तक किसान दिल्ली आते रहे हैं और जब सरकार से कोई गुहार करते हैं तो कुछ ना कुछ मांग के या कुछ ना कुछ लेके जाते रहे हैं। ये इस देश की खूबसूरती रही है और यही हर प्रधानमंत्री की खूबसूरती रही। लेकिन पता नहीं आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को क्या नफरत है कि उन किसानों को दिल्ली तक नहीं आने देना चाहते। उनकी जो मांग है, ये एमएसपी की जो उनकी मांग है, हम उनकी मांग को पूरा करेंगे सरकार में आने के बाद। अच्छा। ये हमारी किसानों के लिए, किसानों के साथ न्याय है। जिन्होंने 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, ये उनके साथ न्याय होगा जो है। बिल्कुल यही उनकी मांग थी। ठीक है, ये आपकी बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपने बताई और आपको हक भी है बताने का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। वापस आएंगे आदेश जी, आप पर वापस और प्रश्न मैं पूछूंगा कि आखिर मामला इतना ही नहीं है। मैनिफेस्टो में अच्छी बातें, सब बातें, सारी बातें रखी हुई है, लेकिन क्यों इसे मुस्लिम लीग का कहा जा रहा है उसको हम ब्रेक के बाद आपको विस्तार से समझाएंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबके एक बार फिर से स्वागत है। वापस चलते हैं चर्चा पर। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, उन्हीं से सवाल जो मैं पूछ रहा था। आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ हैं, अनिल गोयल भी हमारे साथ हैं और योगेश्वर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रमेश ठाकुर भी। चलिए चलते हैं उन्हीं गेस्ट पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं क्योंकि मुद्दा बिल्कुल अहम है। मैं चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट हमारे टीवी स्क्रीन पर आए जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाया गया है और घोषणा पत्र पे, और बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए हमारी 10 चीजें वहां पर लिखी गई हैं, लेकिन आपने केवल उसमें पाकिस्तान ही देखा, आपने उसमें हमारी न्याय की बात नहीं करी। जो क्योंकि न्याय 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 बार बार न्याय की बात ही कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। आदेश भारद्वाज जी वापस आप सब टीवी स्क्रीन पर हमारे हैं। आपसे मैं दोबारा यही प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूं, कोई गलत नहीं है, सब सही है, उसमें आपने हितों की बात जो बिल्कुल रखी है, लेकिन जो मेजॉरिटेरियनिज्म, ये बहुसंख्यकवाद, ये सारी बातें, और उसी के साथ साथ पोजीशंस रिजर्व करने की बात तक कह दी हायर जुडिशरी में, मोर विमेन एंड पर्संस बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस, उनको जज की नियुक्ति की बात यहां पर कही जा रही है। बार बार इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है? इसमें माइनॉरिटीज कौन है? माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों की अगर आप बात करते हैं और SC, ST, OBC ये बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बार बार माइनॉरिटीज, पर्सनल लॉज, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉज, भाई SC, ST, OBC इनके तो पर्सनल लॉज नहीं कह सकता मैं, ये बार बार क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आप यहां पर कर रहे हैं? तो इसीलिए कहीं ये मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड तो नहीं बता रहे हैं आप मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण का ये आरोप? आदेश जी, क्लैरिटी आपकी इस पे चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर चीज को देखने का चश्मा अलग है। वो इस देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये घोषणा पत्र हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए है, ये हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए है, ये हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए है, ये हिंदुस्तान के किसानों के लिए है, ये हिंदुस्तान के पिछड़े और गरीब लोगों के लिए है। किस तरह से उनकी हिस्सेदारी हो और किस तरह से उनके साथ न्याय हो, ये न्याय के लिए। पिछले 10 साल से देश के अंदर न्याय नहीं हो रहा, अत्याचार हो रहा है। किस तरह से एक हरिजन किसान की जमीन साउथ के अंदर ईडी मुकदमा दर्ज करती है, जिसके बैंक के खाते में 450 रुपए होते हैं, क्योंकि उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जमीन होती है और उस किसान की जमीन को हड़पना चाहता है, इसलिए ईडी का मुकदमा दर्ज कर देती है। उसके बैंक खाते में 450 रुपए होते हैं, जहां से नोटिस आया होता है वहां तक के जाने का भाड़ा उस व्यक्ति के पास नहीं होता। बाद में ईडी ने उस केस को वापस लिया। तो ये इस तरह का अत्याचार इस देश में हो रहा है। इनके साथ न्याय चाहिए, उनके साथ न्याय करना है, उस न्याय की हम बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ जो पहले कहती थी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, आज पकोड़े को भी रोजगार बताया जाता है और पूरा सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो नौजवानों का दर्द इस देश, प्रधानमंत्री को, सरकार को नहीं दिखता, किसानों का दर्द इनको नहीं दिखता, गरीबों का दर्द इनको नहीं दिखता। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं, उससे चंद कदमों की दूरी पे किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा होता है, वो प्रधानमंत्री जी को और देश को इन सरकार को नहीं दिखता। वो दर्द हमें दिखता है और उस दर्द के निवारण के लिए ये घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को ये नहीं, इससे भी खराब नाम देंगे। इन्होंने किसानों के लिए भी उनको उग्रवादी कहा। आदेश जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वो सारे मुद्दे उठाइए, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरी बात आप सुनिए ना। ये बाद उनको किसान कह के आदेश जी, पर्सनल लॉ, लेकिन माफी नहीं मांगी। पर्सनल लॉ, क्या अगर पर्सनल लॉ की बात करें तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हितों की बात यहां पर आप करेंगे? क्या पर्सनल लॉ का अगर जिक्र किया है तो क्या ट्रिपल तलाक, ये तमाम चीजें वापस लाई जाएंगी, हटा दिया जाएगा जो हटाने का प्रयास किया गया था? और जो भी मुसलमानों की हित की बात है, अगर इनसे पूछा जाएगा तो वो तो महिलाओं के साथ अन्याय भी तो हो सकता है। क्या आप हटा देंगे ट्रिपल तलाक को, इन सब चीजों को? लोगों से पूछ के काम किया जाता है। अभी आपने देखा कि 150 मेंबर को पार्लियामेंट को बाहर करके ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून बनाया और 150 मेंबर पार्लियामेंट को बाहर कर दिया, लेकिन वो काला कानून बनाया। 1 जनवरी को लागू हुआ, 3 जनवरी को सरकार को वापस लेना पड़ गया। तो ये इस तरह की गूंगे और बहरी सरकार है। हम गूंगे और बहरे नहीं है, सब लोगों से बात करेंगे। किसानों के काले कानून बनाए गए थे, तो उस वक्त के मंत्री जी ने कहा कि हमने 97 लाख किसानों से बात की। जब आंकड़ा मांगा गया तो एक भी किसान का आंकड़ा नहीं दे पाए। किस किसान से बात की? जब देश के अंदर कोरोना से देश जूझ रहा था, उस टाइम पर उस काले कानून को बनाया गया था
और आदेश जी, किनको वो लाभ आदेश पहुंचा रहा बिल्कुल। था, ये सारे देश ठीक को है, मालूम है। ठीक है, नहीं ये आप आपको सरकार- आरोप लगाने कहा कि, लेकिन आप पर्सनल लॉस पर क्यों जवाब नहीं दे रहे? पर्सनल लॉस पर क्या किया जाएगा? आप उनकी क्या क्या डिस्कशन किया जाएगा? अगर एक सेंटर आपकी कानून अगर सेंटर में आपकी सरकार आती है तो आपको पता है महिलाओं के हित के बारे में एक मिनिस्ट्री होती है, बच्चों के हित के बारे में एक मिनिस्ट्री होती है, वहां सभी पता है ना बच्चों के लिए क्या अच्छा है बुरा है, महिलाओं के लिए क्या अच्छा है बुरा है। अगर यहां पर फिर पहनावे वाला मुद्दा दोबारा उठा दिया जाएगा तो क्या स्कूलों में क्या बुर्का वापस से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और फिर क्या ट्रिपल तलाक, ये तमाम मुद्दे पर्सनल लॉज में आते हैं। तभी तो उसको माइनॉरिटी का नाम देके अगर वो मुसलमान की तरफ ये इंडिकेट करता है तभी तो मुस्लिम लीग कहा जाता है। लेकिन आपके सभी आरोपों का जवाब अनिल गोयल जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट पर भी जाएंगे। अनिल गोयल जी, जो आरोप आपकी पार्टी पर लगाए हैं कि भाई आप मेजॉरिटी की, आप लोगों की सुनते नहीं, मेजॉरिटी तो खैर वो बात अलग है, लेकिन कोई भी आप जब कानून बनाते हैं किसी की नहीं सुनते, जो आपने करना है वो आपने किया है, ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ये आरोप कांग्रेस तो जो मर्जी आरोप लगाए। पहली तो इन्होंने एक बात कही कि बीजेपी अपनी चश्मे से देखती। घोषणा पत्र आपने तैयार करा, घोषणा पत्र के अंदर आपने मुस्लिमों के फेवर की बात करी, तो भारत के हर नागरिक का हक है कि उस विषय पर आपसे बात करें। आप अपने चश्मे की बात करें, कर आप रहे हैं और उसके बाद में उनसे जवाब मांग रहे हैं, तो भाजपा का चश्मा बता रहे हैं। भाजपा ने तो घोषणा पत्र नहीं बनाया ना, भाजपा तो आप लोगों ने बनाया। तो आप पर्सनल लॉ के विषय में डिटेल में क्यों नहीं बताना चाहती हैं आप? और दूसरा बात, जो मैंने बैठते एक बात करी है, आपने सनातन धर्म को गाली देने के वालों के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला कि सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए, सनातन धर्म बीमारी है, सनातन धर्म मलेरिया है। आप उनको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। आप 3 तलाक खत्म करेंगे या 3 तलाक लाओ कर, इसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो ये विषय बड़ा स्पष्ट है, तो आप ये भी बता दें वहां पर राम मंदिर रहेगा या बाबरी मस्जिद बनेगी। आप जो है विषय को आप बता नहीं रहे हैं, और धारा 370 लगेगी या हटे रहेगी ये भी आप बता दें। आप अपना स्पष्ट बताएं ना, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आप देश की जनता को गुमराह तो ना करें। देश की जनता आपसे जब ये बात पूछना चाहेगी कि आप पर्सनल लॉ की बात कह रहे हैं, तो क्या क्या विषय करें, किस तरीके से, किस हद तक आप गिरेंगे, किस हद तक आप जाएंगे, ये भी तो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो दूसरी बात यह कि भारत की जनता तो पूरा हक है, एक आप चुनाव के अंदर वायदे कर रहे हैं, उन वायदों को कैसे पूरा करेंगे। आप अभी किसानों की बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, किसानों के एमएसपी की बात कर रहे थे, किसानों के आंदोलन की बात कर रहे थे। 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपको पेश हुई है आपकी सरकार को, 2014 तक आप सरकार में रहे, आपने उस टाइम किसानों के हित में कोई बात नहीं करी, और आज आप एमएसपी की गारंटी की बात करें, उस टाइम क्यों नहीं गारंटी दी? उसके बाद में आज भी हिंदुस्तान में जिन जिन स्टेटों में तुम्हारी सरकार है या जिन जिन स्टेटों में तुम्हारी सरकार थी, आपने उन्हें एमएसपी क्यों नहीं दिया? आप सिर्फ किसानों को भड़का रहे हैं, नौजवानों को भड़का रहे हैं, महिलाओं को भड़का रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण विलंब लेकर आए, उसका आपने विरोध करा। आप महिलाओं की बात कर रहे हो, आप युवाओं की बात कर रहे हो। आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके, जनता को झूठ, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आपको यह पता, मैं सत्ता में तो आना नहीं है, तो जैसे मर्जी झूठे सच्चे वायदे कर दो, जैसे मर्जी देश में आग लगवा दो, जैसे मर्जी देश को भड़का दो। ये आपकी पॉलिसी है। ठीक है, ये आपकी बात है, लेकिन सत्ता में आना तो वो जरूर चाहते होंगे, वो हर कोई चाहता होगा, हर पार्टी चाहती होगी, लेकिन इसी की राय ले लेते हैं। योगेश जी भी हमारे साथ हैं, रमेश जी भी हमारे साथ हैं। योगेश्वर जी, पहले आप पर मैं इसलिए आता हूं कि भाई ये मुस्लिम लीग की जब बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मुस्लिम लीग को यहाँ पर टर्म क्यों करते हैं, उसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और ये IUML की जब मैं बात करूं, जब दक्षिण भारत की बात करूं, तो क्या वो सेम ही मुस्लिम लीग, उसी से इंस्पायर्ड, उसी आइडियोलॉजी पर चलने वाली? क्योंकि पहली बात तो उसकी पार्टी के आगे मुस्लिम लीग अगर रखा है तो क्या ये भी अनुमति होनी चाहिए, या इसमें भी कुछ गलत सही आप इस पर भी देखते हैं? वो तो खैर जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी बता देंगे। योगेश्वर जी, पहले आप ये समझाइए, मुस्लिम लीग वाली पूरी जो कंफ्यूजन होगी जनता के मन में, दर्शकों के मन में, उसको आप क्लियर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इतिहास से हम सबक लेते हैं, अतीत, और केवल मूर्ख ही हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं और इतिहास में हुई उन भूलों को फिर दोहराना चाहते हैं। आप देखें, सन 47 में एक जो भूल हुई, भूल क्या हुई कि मुस्लिम लीग जिसका जन्म 1906 में हुआ था, तो उसने दबाव डाला था और यह स्पष्ट कर दिया था कि जो हिंदू मेजॉरिटी डोमिनेशन है उसके साथ हम नहीं रह सकते हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में 2 नेशन थ्योरी, यानी कि 2 राष्ट्र, उनका निर्माण हो गया।
बढ़ गए। और उन दो राष्ट्रों के निर्माण के पीछे मुद्दे बड़े स्पष्ट थे कि उनको अपने हितों की बात करनी थी, अपने अपने विशेष कानून चाहिए थे, उनको लेकर उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। अब जब 47 में ये बात फैसला हो गया, 47 में ये बात एक तय हो गई एक बार, तो उसके बाद दोबारा फिर इस मुद्दे को इस तरह से ले आना और इसमें मुस्लिम लीग, जो इंडियन मुस्लिम लीग है, उसको भी जोड़ देना। तो अगर प्रधानमंत्री जी इसके साथ इसको जोड़कर देख रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं सचेत कर रहे हैं कि इतिहास की उस भूल को, उन त्रुटियों को दोबारा मत दोहराइए, क्योंकि दोबारा अगर दोहराएंगे तो इतिहास में बहुत बड़ी भूल होगी और उस भूल का खामियाजा राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्र ने एक बार भुगतान दे दिया है और बार बार नहीं देगा। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि भाई इससे एक चीज समझ में आती है, पहले तो ये कि भाई पाकिस्तान वाले मुस्लिम लीग की बात की जा रही है, देश वाले का जिक्र नहीं, खाली उससे त्रुटियों से, जो गलतियां हैं उससे सीखने की बात आप यहां पर जो है। योगेश्वर तिवारी जी, आपकी बात से अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं तो क्या मैं ठीक हूं? नहीं, आप देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा, और आप देखिए कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहले मुसलमानों का हित होना चाहिए। अरे देश के संसाधनों पर अगर आप बात करते हैं, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आजादी से निकल कर आए हैं, तो देश के संसाधनों पर पूरे भारतवासियों का होना चाहिए। तो भारतवासियों की बात न करके इसमें जो इंक्लूसिव हमारा संविधान है उसमें एक पृथकता ले आ रहे हैं, अलगाववाद ले आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि वो अलगाववाद की भाषा मुस्लिम लीग की भाषा थी और मुस्लिम लीग की भाषा का हम अब प्रयोग आजाद भारत में नहीं करेंगे, क्योंकि उसके प्रयोग के होने से भारत, जो अखंड भारत था, उसके दो टुकड़े हो गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी के साथ एक माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, आप सभी बने रहिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, पुनः वापस आएंगे और फिर मुस्लिम लीग के बारे में और विस्तार से जानेंगे और दोनों पार्टियों की प्रतिक्रिया और लेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को जानना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द आएंगे। चलिए वापस आते हैं, इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है योगेश्वर तिवारी की तरफ से कि भाई क्या त्रुटियों से, उस भूल से हमें सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चलिए आदेश भारद्वाज जी, अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि भाई आपका अगर दक्षिण में IUML के साथ भी अगर आपके साथ वो लड़ रही है, तो क्या इस पार्टी को मुस्लिम लीग से जोड़ने का प्रयास किया गया, आपको ऐसा लगता है, या फिर केवल वही मुस्लिम लीग जिसके पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है? और ये प्रो मुस्लिम का एक स्टैंप है, एक जो ठप्पा है कांग्रेस पर लगता है कि भाई हम मुसलमानों के हित की बात करते हैं, कहीं यही आपके लिए चुनाव में जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं जो कि अब बहुत नजदीक हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो जाता है? जो मेजॉरिटी है वो आपके पक्ष में इसके चलते वोट नहीं कर पा रही है, या फिर उनको थोड़ा असमंजस है? तो ये क्लैरिटी भी आप दूर कर दीजिए। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी हमारे साथ है और मेजॉरिटी की तकलीफ को हम समझते हैं। मेजॉरिटी की तकलीफों को इस सरकार ने बढ़ाया है। 2000 तक भारत को दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता था और इन युवाओं को एक शक्ति के रूप में जाना जाता था कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, तो ये एक शक्ति के रूप में माना जाता था। इस सरकार ने इन युवाओं को कहीं ना कहीं देश के ऊपर बोझ मान दिया और इनकी गलत नीतियों के कारण युवा परेशान है। उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, बाकी विषय पर डिबेट तो हम युवा न्याय लेके आए हैं, हमारे असली विषय पर बाकी बात मैं उनको बताना चाहता हूँ, युवा न्याय उन युवाओं के लिए है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। जो आप कह रहे हैं आदेश जी, घोषणा की माइनॉरिटी के लिए, नारी न्याय जो है वो देश की महिलाओं के लिए है। इनको 400 रुपए की जगह गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। अभी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मुझे कुछ जगहों पे गारंटी बांटने का मौका मिला। वो दिल्ली के अंदर एक जगह पे गए थे और कुछ घरों में गारंटी दी थी। एक महिला ने वहां के साथ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी का मतलब क्या बताया? कुछ वर्ष पूर्व
हमारे पति जब घर माइनॉरिटी का से मतलब जाते क्या थे हाँ। तो ये कह के जाते थे कि ये 1000 रुपए दे के जा रहा हूँ, इसमें गैस का सिलेंडर भी ले आना और घर का सामान भी, राशन भी ले आना। आज घर राशन, उसमें गैस का सिलेंडर नहीं आता, राशन की तो बात छोड़ दीजिए। ये महिलाओं की पीड़ा है, माइनॉरिटी किसको उन मानते हैं? महिलाओं के दर्द को हमने समझा है और भारतीय जनता पार्टी ने उस दर्द को बढ़ाया है। हाँ, ठीक उस दर्द को कम करने का ये न्याय पत्र है। चलिए वो बात आप किसान न्याय। अभी अनिल जी कह रहे थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 201 रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर 176 रिकमेंडेशन को हमने लागू कर दिया। 2014 में हम चले गए, 10 साल के लिए एक रिकमेंडेशन लागू नहीं किया। जो 25 रह गई थी, 176 हमने लागू की। एमएसपी में क्या बोला? श्रमिक न्याय। आज देश एमएसपी के पर क्या अंदर करें? एमएसपी पर आज आप एमएसपी के लंबे छोड़े वायदे कर रहे हो। में जाओ तो आपने रेलवे की एमएसपी में स्ट्राइक, क्या बोला? फैक्ट्री में जाओ तो फैक्ट्री एक आदेश ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदेश जी, मुरादाबाद आदेश चले जी, जाओ, वापस आपके मुस्लिम बिल्कुल नजदीक है नहीं, मुरादाबाद। ठीक है। 3 महीने लगातार चलिए, ऑर्डिनेंस चलिए। फैक्ट्री में स्ट्राइक रही थी, बिल्कुल किसी मीडिया के ठीक है, साथी इसका ने जवाब दिखाया लेंगे, नहीं। इसका जवाब लेंगे। किसी आदेश जी, पत्रकार ने दिखाया नहीं, कोई अखबार में लिखता नहीं है। आदेश तो जी। इस देश को जो नहीं जो आप इस देश के सामने सच नहीं आ रहा, उस सच को हम देखते हैं। उस सच को राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से चल के श्रीनगर तक उस लोगों बिल्कुल के ठीक है। दर्द को आदेश जी, देखा। आप वापस मुद्दे पे आइए ना। आप ये बात ठीक है, एक मिनट मेरा प्रश्न सुन लीजिए। वायनाड में राहुल गांधी अगर लगता है, उस मणिपुर से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की और 6100 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आदेश लोगों जी, के दर्द आदेश को जी, लिया और वो दर्द IUML का झंडा नहीं, आदेश भारद्वाज जी, IUML का झंडा नहीं दिखाया जब वायनाड में राहुल गांधी थे, कांग्रेस का भी झंडा नहीं था। किस बात का डर था वहां पर कि IUML यानी मुस्लिम लीग जो यहां पर कही जाती है उसके साथ आप एक हैं, लेकिन एकता का जो प्रमाण है वो नहीं दिखता, झंडे वहां पर नदारत थे, गायब थे। इसका भी कोई कारण था, इसीलिए तो बार बार ये मुस्लिम लीग का जो स्टैंड। डर नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा। कुछ लोग इस संविधान को कुचलना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। जो इस देश को बेरोजगारी और महंगाई से जो ठोक दिया है, उससे निजात दिलाने के लिए हम खड़े हैं। हाई कोर्ट के आदेश को पकड़ना, संविधान को कुचलना चाहते हैं। चुनाव चलिए ठीक है, ईडी अगर विपक्ष को डराना चाहते हैं, जिन पर आरोप है उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। चलिए आप दोनों का नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, ऐसे नहीं। योगेश्वर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं। योगेश्वर तिवारी, मैं दोनों को 2 मिनट के लिए आदेश जी, एक बार योगेश्वर की आवाज, बिल्कुल आदेश जी, एक बार योगेश्वर की आवाज। हाँ, पहली बार हो रहा है आजाद भारत में कि एक ऐसा मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हाँ। और वो है सबका साथ, सबका विकास, हाँ। और सबका विश्वास। ये जो घोषणा पत्र है ये कहीं विश्वास पर भी दखल डाल रहा है, और सबका साथ सबका विकास तो हम लेकर चल ही रहे हैं। आप इसकी बात इनसे जवाब नहीं ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनकी पार्टी जीत कर आती है तो क्या ये धारा 370 को हटा देंगे? मैं तो ये पूछ एक ही रहा प्रश्न हूं, का मैं तो pointed बार बार ये question पूछ ही ये रहा हूं आंसर कि देते पर्सनल लॉ की जब बात की जाती है तो ट्रिपल तलाक पर अपना नहीं, स्टैंड मैं- क्लियर मैं- कर दिया जाए, मैं मुस्लिम के बारे में 370 की बात कर रहा 370 हूं। पर भी कर दिया जाए और राम मंदिर पर भी कर दिया जाए। सोनम वांगचुक की आदेश बात जी, जाके सुन लो। हाँ नहीं ठीक है, आदेश जी बिल्कुल, अरे आप चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नहीं चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। डेविएट कर रहे हैं। आदेश जी, आप चिल्लाइए नहीं। आदेश जी आपको बराबर 1 मिनट, बस 10 सेकंड। आदेश जी आपके पास मौका है, पर्सनल लॉ पर अपना कमेंट क्लियर करिए। आप अपना विषय स्पष्ट करो। देश की जनता शाहबानों पर आपने क्या किया था? ठीक है, क्या किया था शाहबानों पे आपने? नहीं, एक एक करके आदेश जी आप सारे मुद्दे उठाइए, सारे मुद्दे उठाने का आपको हक है, लेकिन आप पर्सनल लॉ पर, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, ये लोग यही कह रहे हैं ना कि ट्रिपल तलाक पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए और 370 पर कर दीजिए, राम मंदिर पर कर दीजिए कि आपकी अगर सरकार आ जाती है तो ये तो नहीं हो जाएगा कि ट्रिपल तलाक वापस आ जाएगा, राम मंदिर आ जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म हो गया? आप टेम्पररी अपने क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं जैसे लोग भी जो है? आप अपने 370 क्या देशों से खत्म हो गया? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? और जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी मेजॉरिटेरियनिज्म, आप क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने किया क्या? वो खत्म होगी? टेम्पररी तो था ना, टेम्पररी था। क्यों देश को लोगों को नहीं क्या गुमराह कर रहे हैं? 370 तो हटाया है ना इन्होंने, आपने कहाँ हटाया? राम मंदिर तो बनाया इन लोगों ने, आपने नहीं बनाया। राम मंदिर के 35 एकड़ जगह हमने एक्वायर की थी। हाँ, वो जगह ताले हमने खुलवाए एक्वायर थे। किया जिस पे मंदिर बनाया है। हाँ ठीक है, उसके वहां मूर्ति स्थापना हमने की। वहां के
समर्थक हो, चलो आपने आप अपनी टीवी पे वहां का शिलान्यास हमने कराया। हम राम मंदिर के समर्थक हैं। और राम को काल्पनिक किसने कहा था? राम को काल्पनिक किसने कहा था? देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप पूछिए भगवान उनसे, राम को काल्पनिक किसने कहा था? और इसीलिए हमने 35 से कर दीजिएगा एक बार की, लेकिन आप देश को गुमराह करना चाहते हैं, देश गुमराह नहीं होगा। आपने नौजवानों को गुमराह किया, किसानों को उनसे गुमराह पूछिए, किया, राम को नोटबंदी काल्पनिक करके किसने कहा देश था? को गुमराह किया। आप राम 3 लाख से ज्यादा कारखाने बंद हो गए थे। ठीक, नहीं, ठीक है, सभी चलिए कि नोटबंदी से लाख कारखाने मैं कह रहा हूं, बंद हो गए हैं। मैं कह रहा हूं हर मुद्दे पर, हर मुद्दे लोगों का रोजगार गया था। अगर किसी के घर में छोटी सी दुकान भी कोई खोलता है तो पूरा परिवार उसका जश्न मनाता है, हर आदमी जाके उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नोटबंदी के कारण चलिए, ठीक 3 है, लाख कारखाने बंद हो गए, ठीक है। और कारखाने बंद होने की तालियां पीट रहे थे, जिसका खामियाजा एक और क्लैरिटी, भुगतना पड़ा। एक और क्लैरिटी आदेश जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं आप कंटिन्यूस नहीं, आदेश जी एक और बात बता दीजिए, जो मेजॉरिटेरियनिज्म का जिक्र आपके यहाँ पर घोषणा पत्र में किया जाता है, आदेश बिल्कुल ठीक है, आप आराम से सुनते मांगिए नोटबंदी पे वोट। आदेश जी मेजॉरिटेरियनिज्म समय को भी देखिए, आदेश जी मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करी गई है आपके घोषणा पत्र में, क्या है मेजॉरिटेरियनिज्म? मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, तो मुझे अरे आप बोलते ही, आदेश जी आप सुनेंगे नहीं, बिल्कुल आप सुन तो लीजिए ना। मेजॉरिटेरियनिज्म, अरे आदेश जी, आदेश जी, एक बार सुनिए ना आदेश जी, क्या कर रहे हैं आदेश जी? मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? बहुसंख्यकवाद क्या है? समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। अरे ठीक है, आप आदेश जी बात सुनिए ना, मेजॉरिटेरियनिज्म एक मिनट प्लीज। आदेश जी, मेजॉरिटेरियनिज्म का जिक्र जिस तरीके से किया गया है आपके घोषणा पत्र में, क्यों किया गया है? बहुसंख्यकवाद, क्या आप इस पर किसको यहां पर टारगेट आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? क्या आप यहां पर भाजपा को कह रहे हैं कि उसके पास मेजॉरिटी है, या फिर आप पूरे समाज को कह रहे हैं कि भाई जो मेजॉरिटी या रिलीजन वाइज है या फिर जो आबादी में ज्यादा है, किसका जिक्र किया जा रहा है? ये भारत के नागरिकों का घोषणा पत्र है, नहीं यार, ये भारत के नागरिकों के न्याय पत्र है। इसको आप जाति धर्म क्षेत्र में ना बांटे कृपया करके। नहीं तो फिर पर्सनल लॉज में तो आपने ही डाला है, आपने डाला जाति का, चलिए ठीक है, आपको कंटिन्यूअस मौका दिया। पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज, इसमें नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा? हाँ ठीक है, नहीं अरे मैं मानता हूं, हमने अरे 2 बार डिस्कस कर लिया आपका घोषणा पत्र, हमने आपके घोषणा पत्र को पहले भी डिस्कस किया है, हमने घोषणा पत्र को डिस्कस किया है, इन पहलुओं को हमने डिस्कस किया है, ये भी आरोप हम पर नहीं लगेगा। हिंदू मुस्लिम करके लोगों नहीं हिंदू मुस्लिम क्यों? देखिए देखिए, आप हम उसको पर्सनल लॉज किसके हैं? हिंदुओं के क्या केवल पर्सनल लॉज हैं क्या? देखिए पर्सनल लॉज का जिक्र आपने किया ना, देखिए माइनॉरिटी का जिक्र आपने किया, कौन सी माइनॉरिटी? मुस्लिम्स तो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि माइनॉरिटी भी है, माइनॉरिटी सिख है और भी जो माइनॉरिटीज उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, अनिल गोयल जी, आपका क्या पूरा लगातार टाइम मैंने यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया, आपकी क्या कहना है कि भाई आपका क्या राय क्या है कि पर्सनल लॉज का जिक्र अगर किया तो ये मुस्लिम लीग का आरोप तो आपका ही है, अभी भी स्टैंड बना रहेगा लगातार? बिल्कुल कंफर्म बना रहेगा, क्योंकि ये अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दाल में काला है नहीं, इनकी पूरी दाल काली है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इनको ये कहा कि रावलपिंडी से जाकर चुनाव लड़ ले। ठीक है, तो ये जिस तरीके से अगर आपकी बात में समझ में आ रहा है, तो इसको मैं कहीं ये समझूं क्या ये थोड़ा डिप्लोमेटिक था कि भाई वो थोड़ा बच के उन्होंने जो था अपना घोषणा पत्र बनाया, लेकिन बहुत सोच विचार के, भाई उसमें कोई शब्द नहीं लिखा लेकिन इंडिकेट सब कुछ वहीं पर करता है? बिल्कुल ठीक है, तो अब क्या इस तरीके से करना ठीक था है? अगर इस तरीके से ही किया जाएगा तो फिर ये मैसेज तो जाएगा। योगेश्वर तिवारी जी, आप बार बार कुछ कहना चाहते थे, आपने कहा कि भाई हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है कि भाई किसी पार्टी का नाम क्या उसमें मुस्लिम जुड़ा होना चाहिए? क्या भारतीय जनता हिंदू पार्टी ऐसा तो नहीं लिखा जाता? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल मुस्लिम कांग्रेस है, फिर इंडियन नेशनल हिंदू कांग्रेस, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा जाता? तो ये ऐसी पार्टियों का होना, इसी से तो एक परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। AIMM की बात करें, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसका नाम भी अगर बात करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, इस तरीके के नाम नहीं होने चाहिए क्या? ये भी प्रॉब्लम होती है। ये बात तो आप कुछ जो कह रहे हैं कुछ हद तक सही है, लेकिन बात आज यहाँ ये है कि जिस घोषणा पत्र की वो बात कर रहे हैं, इन्होंने जो आपने बहुसंख्यकवाद जिस पर आपने कहा चर्चा कर लें, उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसकी आपत्ति यही थी, मेजॉरिटेरियनिज्म, और उस मेजॉरिटेरियनिज्म से उसको कहीं ना कहीं आपत्ति थी
और उसने साफ साफ कहा था मुस्लिम लीग ने, हम जो हिंदू डोमिनेंस है उसके अंतर्गत उसके अधीन नहीं रह सकते हैं। हमारे अपने जो अधिकार हैं, जो धर्म से हम जुड़े हुए हैं, हमको उनको चाहिए। तो उनकी मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए एकमात्र विकल्प बचता है कि हम एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। तो आज ठीक है, अगर जब बात मेजोरिटेरियनिज्म की हो रही है, हाँ, उसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, हाँ, और अगर मेजोरिटेरियनिज्म का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम क्या उससे निष्कर्ष निकालें? बिल्कुल समय का अभाव, और ये बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है, चाहे IUML है, ऐसे नाम होने चाहिए कि नहीं, इस पर भी एक सवालिया निशान जो है, एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है, क्योंकि बिल्कुल वो अगर उसके साथ गठबंधन कर भी लिया जाए, फिर उसको मुस्लिम लीग से जोड़ दिया जाए तो गलती किसकी मानी जाएगी। अनिल गोयल का धन्यवाद करता हूं, आदेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं, योगेश्वर तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं, रमेश ठाकुर भी थे, उन्हीं का धन्यवाद। तो आज का मुद्दा महत्वपूर्ण था कि भाई क्या घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है, नहीं है, ये तो देश बताएगा। जब चुनाव आएंगे, जब वोट डाले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर इसका उत्तर जो है मिलेगा। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। कल फिर ऐसे एक नए बड़े मुद्दे के साथ रण क्षेत्र में आपके साथ पेश हो जाएंगे। मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।